एक्सरसाइज, असर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वो सेक्शन होता है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स प्रिपेयर कम कर पाते हैं और एग्जाम में जाकर काम बिगाड़ कर आ जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारे सभी चैप्टर का 1 बाय 1 एक्सरसाइज का वीडियो। तो आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कंप्लीट एक्सरसाइज इंक्लूडिंग असर्शन, रीजन, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ यूनिमोल ऑफ कैलोमेल। देखो यार, कैलोमेल नाम की चीज जो होती है ना, ये हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बना देती है। अब ये क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा सा हाई है। इसमें पूछा गया है कि कैलोमेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। तो बच्चों, कैलोमेल का फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कैलोमेल का फॉर्मूला लिखा Hg2Cl2। जब कैलोमेल रिएक्शन करता है तो बेसिकली यहां पर मर्क्यूरी का रिडक्शन हो रहा होता है। आप देख सकते हो यहां पे मर्क्यूरी का रिडक्शन हो रहा है और मर्क्यूरी का रिडक्शन या कैलोमेल का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.287। एक्चुअल में ये होता है प्लस 0.268। ठीक है, कोई बात नहीं, एज अ क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं। तो ई नॉट की वैल्यू है प्लस 0.287। अब बच्चों, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने रिडक्शन करते हुए इसकी ई नॉट की वैल्यू तो देख ली, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें एक बड़ा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता है, ये फॉर्मूला आप हमेशा अप्लाई करना, आपका काम कभी गलत होगा नहीं। आपको रिडक्शन पोटेंशियल मालूम है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, सीधे सीधे नेगेटिव साइन लगा दो। तो नेगेटिव साइन लगा दोगे तो तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा और फाइनली यहां पर जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस 0.287 वोल्ट। और आप देख सकते हो यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो भैया करेक्ट आंसर है हमारा डी। तो बच्चों, ये बड़ा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल मालूम हो तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो, बस साइन बदलना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसको याद कर लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको ई नॉट की वैल्यू दी है, ई नॉट की वैल्यू ए Cr+3 Cr, मतलब क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.72 माइनस 0.72। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है माइनस 0.42 वोल्ट और आपसे पूछा है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको अगर सेल पोटेंशियल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, तो कुछ नहीं करना, कैथोड की वैल्यू माइनस एनोड की वैल्यू कर दो, काम हो जाएगा। कैथोड का मतलब होता है बड़ी वैल्यू, एनोड का मतलब छोटी वैल्यू। तो बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.42, ये बड़ी वैल्यू है, माइनस 0.72 छोटी वैल्यू है। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब आप देख सकते हो, आप जब कैलकुलेट करोगे माइनस 0.42 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 0.72। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.30 वोल्ट, वो भी प्लस में। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है आंसर डी। तो भैया ऑप्शन डी जो है उसको सीधे सीधे राइट करो और आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लेवल आप इस बात से लगाओ कि ये पैटर्न सीधे नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में आता है। और भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आने वाले हैं 12th सेंट्रल बोर्ड में और ICSE में। अगर आप स्टेट बोर्ड वाले हो तो आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप फैराडे लॉ पढ़ लो, नर्स इक्वेशन पढ़ लो, कोलरॉज लॉ पढ़ लो, हो गया काम। लेकिन सेंट्रल बोर्ड और ICSE में बहुत 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 घुमाया जाएगा क्वेश्चन देने में। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ई नॉट सेल, आपको एक सेल रिएक्शन में ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव वैल्यू है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट एंड के मतलब कांस्टेंट। तो बच्चों, पहले हमें ई नॉट की वैल्यू और डेल जी नॉट को आपस में रिलेट करना होगा। तो हमें एक बात पता है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है ई नॉट सेल नेगेटिव है। अब आप डेल जी नॉट निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा माइनस NF ई नॉट। इमेजिन करो, n की वैल्यू तो चार्ज वैल्यू इसकी पॉजिटिव में ही आती है, n मतलब नंबर है। f की वैल्यू भी पॉजिटिव में आती है 96,500। अब आपको ई नॉट सेल जो है वो नेगेटिव में दिया है, तो ये पूरा कैलकुलेशन नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब यहां पे डेल्टा जी नॉट 100% हो जाएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब है डेल जी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेल जी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब डेल जी नॉट क्योंकि 0 से ज्यादा है या पॉजिटिव है, तो अब के का रिलेशन निकालते हैं।
और जब आप इस फॉर्मूले में डेल जी नॉट की वैल्यू रखोगे तो माइनस का साइन कैंसिल नहीं होगा, मतलब इन दी एंड जब मैं के निकालूंगा तो मेरा के आएगा नेगेटिव में, मतलब के जो है वो 0 से कम होगा, के जो है वो 0 से कम आएगा या 1 से कम आएगा। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूला देखोगे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब वो ऑप्शन पिक करो जहां डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 है, के लेस देन 1 या लेस देन 0 है। तो अगर हम यहां पर देखें तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा ए। सो करेक्ट आंसर इज ए। और इसी के साथ हमारा ये लॉजिकल क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस of a conductor related to length area of cross section of the conductor? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का सिंबल C या G होता है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो आप। लेंथ के लिए L लगाते हैं और एरिया के लिए हम स्मॉल a लगा रहे हैं, लेंथ के लिए L और एरिया के लिए स्मॉल a। अब हम रिलेट करना शुरू करते हैं, लेकिन हमें एक बात पता है कि अगर हम सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हमें हर ऑप्शन में K नजर आ रहा है। आप हर ऑप्शन में देखो K नजर आ रहा है। K का मतलब होता है कंडक्टिविटी, और बच्चों कंडक्टिविटी से स्टार्ट करना है काम को, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/r इंटू L अपॉन ए। L अपॉन ए, ए का मतलब एरिया, स्मॉल ए से डिनोट करो या कैपिटल ए से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर आप देख सकते हो 1/r का मतलब है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। तो मैं 1/r की जगह लगा देता हूं G, तो ये आ जाएगा K बराबर L अपॉन ए इंटू जी। और फाइनली जब मैं G की वैल्यू निकालूंगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जब मैं यहां पे G की वैल्यू निकालूंगा तो L और A को LHS में ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा G बराबर, G को मैंने यहीं रख दिया, बाकी L और A को LHS में ले गया तो A के साथ K मल्टीप्लाई हो गया, A नीचे आ गया, और फाइनली जब इस L को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो लिख सकता हूं K इंटू A इंटू L इनवर्स। तो आप देख सकते हो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, K इज इक्वल्स K इंटू A इंटू L इनवर्स। करेक्ट आंसर है C। तो आप देख सकते हो करेक्ट आंसर C है, K इंटू A इंटू L इनवर्स। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारा बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। हम लोगों को लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है NH4OH के लिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का पैटर्न सीख लो, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको यही क्वेश्चन मिले ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसका पैटर्न सीख लो, एक बार पैटर्न सीख लिया तो काम हो गया। सबसे पहले NH4OH की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है। देखो भाई, NH4OH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी मोलार कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है तो आपको लगेंगे 3 अदर इलेक्ट्रोलाइट। कितनी अदर इलेक्ट्रोलाइट? 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। और वो 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या करा, पहले NH4OH को ब्रेक कर लिया। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको जो इलेक्ट्रोलाइट दिया है उसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको चाहिए 3 अदर इलेक्ट्रोलाइट। अब वो 3 अदर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे उसकी ट्रिक सिखा रहा हूं। पहले आपने NH4OH को ब्रेक कर लिया, ये ब्रेक हो गया NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। सिंपल काम है। अब एक काम करो, इसको न्यूट्रल करो। यहां तुम्हें प्लस चार्ज दिख रहा है, कोई भी नेगेटिव आयन जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल यहां जोड़ देता हूं Cl नेगेटिव, तो ये पूरा बन गया NH4Cl। ये मेरी हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये मुझे OH नेगेटिव दिख रहा है, इसको न्यूट्रल कर दो। न्यूट्रल करने के लिए मैं ले लेता हूं Na पॉजिटिव, तो ये मेरी दूसरी इलेक्ट्रोलाइट हो गई NaOH। बच्चों, तीसरी इलेक्ट्रोलाइट कौन सी होगी? तो जरा ध्यान से देखो, यहां मैंने अलग से क्लोरीन जोड़ा, यहां अलग से सोडियम जोड़ा, जो मैं अलग से लेकर आया न्यूट्रल करने के लिए, वो मेरी तीसरी इलेक्ट्रोलाइट होगी। तो थर्ड इलेक्ट्रोलाइट होगी NaCl। तो थर्ड नंबर की इलेक्ट्रोलाइट होगी NaCl। और इस इलेक्ट्रोलाइट को लिखने से पहले माइनस का साइन लगाऊंगा। पहली 2 इलेक्ट्रोलाइट में प्लस आएगा और थर्ड वाली को लिखने से पहले माइनस आएगा। ये कॉम्बिनेशन आपको कहां दिख रहा है? तो पहली इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl, दूसरी इलेक्ट्रोलाइट है NaOH और तीसरी इलेक्ट्रोलाइट NaCl, जिसके पहले माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा है डी। ये कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यूनिट पूछी है कंडक्टिविटी की। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। बच्चों, कंडक्टिविटी को K से डिनोट करा जाता है, K या कापा, जो भी आप बोलना चाहो। फॉर्मूला होता है L अपॉन A इंटू 1/r। ये इसका फॉर्मूला। L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया,
आर का मतलब रेजिस्टेंस। अब एक काम करते हैं, इन सभी जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ना, इनकी यूनिट रख देते हैं। तो K इज इक्वल्स टू हो जाएगा, लेंथ की यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर की यूनिट है ओम। तो आप जानते हैं कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से कैंसिल करा तो यहां पर बच गया 1 अपॉन सेंटीमीटर इंटू 1 अपॉन ओम, और इन दोनों को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो K बराबर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और बच्चों ओम इनवर्स को हम लोग कहते हैं साइमन, सेंटीमीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स, सिंपल है। तो यहां पर ये हमारी K की यूनिट आ गई। अब ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, करेक्ट आंसर इज बी। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो भैया यहां पर एक लोता नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, दैट इज एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी कितना सिल्वर डिपॉजिट कर सकता है। 1 कूलम, कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज दिया है 1 कूलम, अमाउंट आपसे पूछा है, वो भी किसका अमाउंट पूछा है, जैसा कि मैं ऑप्शन पढ़ पा रहा हूं, सिल्वर ही सिल्वर है तो सिल्वर का अमाउंट पूछा है। हमें फैराडे लॉ से पता चलता है कि W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इस क्वेश्चन में Q की वैल्यू 1 दी है, तो फाइनली W इज इक्वल्स टू Z, जिसका मास निकाल रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस उसी का होगा, तो सिल्वर उतना मिलेगा जितना सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सिल्वर हमें मिलेगा 1 कूलम पास करने पर अपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट, और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। When iron is rusted, it is, आयरन को अगर हम रस्ट में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या आयरन का रिडक्शन हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, या इसका हाइड्रेशन हो रहा है, या फिर सिर्फ एक पाउडर बना रहा है। तो अगर हम साइंस के हिसाब से चलें तो साइंस ये बोलती है कि जब आयरन का रस्टिंग होता है तो आयरन ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है Fe2O3.XH2O। कैसे बनाता है मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो आप लोगों को Fe2O3.X नंबर ऑफ H2O नजर आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। तो बच्चों रस्ट बनाने के लिए आयरन जो होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि यहां पे आयरन पे 0 चार्ज है, और जब Fe2O3 बना लेगा तो यहां आयरन पे चार्ज हो जाएगा +3, टोटल चार्ज हो जाएगा +3। इसका मतलब आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। याद कर लेना, ड्यूरिंग कोरोजन और ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑक्सीडाइज इनटू Fe+3। चलिए एमसीक्यूज के बाद अब आते हैं कुछ असर्शन रीजन पर। असर्शन रीजन में कब ए, कब बी और कब सी और डी आपको लिखना है, ये आप एक बार देख लो। अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो भाई ए आएगा। असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन मैच नहीं हो रहा है तो बी आएगा। अगर सिर्फ असर्शन सही है तो सी आएगा, और अगर असर्शन गलत है और रीजन करेक्ट है तो डी आएगा। तो बच्चों एक बार इसको अच्छी तरह रीड कर लेना, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप असर्शन रीजन सॉल्व करो तो भी इसको रीड करना, क्योंकि ये बदलता रहता है। तो आते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन पे। आपको मैं एक सजेशन देता हूं, हमेशा आप असर्शन और रीजन को स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके रीड करा करो। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये तो भैया अलग ही बात कर रहा है। कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, डाइल्यूशन करने पे कम होती है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। जब आप डाइल्यूशन करते हो, अगर मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब के रीजन में पहले 100 आयंस है, आपने डाइल्यूशन करा, वॉल्यूम बढ़ गया, इनका स्पेस बढ़ गया, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के रीजन में 100 आयन जो थे वो थोड़े से आगे शिफ्ट हो जाएंगे, मान लो 50 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, अब यहां पर बचेंगे 50। तो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज होता है, जिससे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। बच्चों पहला स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि इस असर्शन गलत है, रीजन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ Daniell cell, if the concentration of copper ion and zinc plus 2 ion are double, the EMF of the cell will be double। बिल्कुल गलत है। दोनों को अगर बराबरी से बढ़ाओगे तो EMF सेम रहेगा। दोनों को डबल कर रहे हो, दोनों को ट्रिपल कर रहे हो, दोनों को हाफ कर रहे हो, EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों याद रखना, पहला स्टेटमेंट गलत है।
सेकेंड स्टेटमेंट, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन कॉन्टेक्ट विथ मेटल इज डबल, रिमेंबर मेटल के कांटेक्ट में जो आयन्स हैं अगर हम उनको डबल कर दें तो कंडक्टेंस डबल हो जाएगा। अब बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप दोनों को डबल करो और सोचो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी तो नहीं बढ़ेगा। करेक्ट आंसर इसका भी होगा डी, इसका भी करेक्ट आंसर डी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एज अ लेड स्टोरेज बैटरी गेट डिस्चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन इट डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है भैया, लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड बना होता है PbO2 का, एनोड बना होता है Pb का, और दोनों ही अपने अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 उससे रिएक्ट करते जाते हैं, दोनों रिएक्ट करते जा रहे हैं और बना रहे हैं PbSO4। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई गलती नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। lead and lead dioxide both react with sulfuric acid to form lead sulfate। जो मैंने लिखा वही दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है और बिल्कुल करेक्ट है बेटा। देखो खुद देखो, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों उससे रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट में जो बात बोली है दूसरे पॉइंट में उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, दोनों करेक्ट है। पहली बात का दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि दोनों करेक्ट है और करेक्ट होने के साथ स्टेटमेंट 1 जो है वो स्टेटमेंट 2 को एक्सप्लेन कर रहा है। और इसी के साथ हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज का वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर किसी भी तरह की क्वेरी लगे तो कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।